गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं, लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अगर विपक्ष ऐसा महाभियोग लाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है और कैसे ये मुमकिन है। पहला चरण, महाभियोग प्रस्ताव आता है, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव रखना होता है। 100 सांसदों का समर्थन चाहिए लोकसभा में, 50 का आपको चाहिए राज्यसभा में। जिस सदन में प्रस्ताव आया वहां के चेयरमैन इसकी मंजूरी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कानूनविद की एक कमेटी बनेगी, 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है। फिर 2/3 सदस्य मौजूद हों उसमें और 50% से ज्यादा पक्ष में वोटिंग होनी चाहिए। इसीलिए बहुत मुश्किल होता है। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को उसके बाद ही हटाएंगे और हटाएंगी, ये मुमकिन, ये पूरी प्रक्रिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 2 बार महाभियोग विपक्ष लाया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अप्रैल 2018 में यह प्रस्ताव आया था। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे खारिज कर दिया था, तो यह फेल हो गया था। और फिर ये देखिए, दूसरी बार जब ये राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ दिसंबर 2024 में प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन का नोटिस नहीं दिया था, तकनीकी कारणों से ये खारिज कर दिया गया था। लेकिन गौरव भाटिया जी, मामला अब सामने यहां पर आ गया है, सीधा का सीधा बिहार के चुनाव से जुड़ता हुआ कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहे हैं। उनका यह आरोप है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव सामने आए, वो कह रहे हैं कि 18,000 तो हलफनामे हमने दिए हैं। उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ने क्या किया? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था निर्वाचन आयोग बनाम राहुल गांधी। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, और अटपटा क्यों लगा मैं तथ्यों के आधार पे सारे दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, आजादी के बाद से हर बार हमने देखा है किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होते हैं। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे यहाँ करोड़ों वोटर वोट डालते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये प्रमाण मैं नहीं देता हूं, एक लाइन पढ़ता हूं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, द रिपब्लिक हैज प्राइडेड इटसेल्फ इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द पास्ट 70 years. द क्रेडिट कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निष्पक्ष चुनाव, साफ सुथरे चुनाव और श्रेय निर्वाचन आयोग को जाता है। ये 2024 अप्रैल की बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बेल पे बाहर है, भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी कुछ सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, जो चीनी सेना के लिए, इन्होंने कहा कि चीनी सेना भारतीय सेना को पीट रही है, ऐसा कोई भारतीय नहीं कह सकता है। दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्शन स्टे हुआ है। झूठ बोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं। ये कुछ उदाहरण है। तो बनाम कैसे हो सकता है? एक गंगा जल की तरह पवित्र, दूसरा सबसे बड़ा क्राइम मास्टर गोगो, भ्रष्टाचारी, नकली गांधी राहुल गांधी। दूसरी बात, आज ये तो पूछा जाएगा ना अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। ये विपक्ष जो प्रेस वार्ता कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोट चोर ऑफ इंडिया बुला रहा है, ये कितना उचित है? क्या हम भी बुलाएं भ्रष्टाचारी, डकैत, नकली गांधी राहुल गांधी? बुलाएं? नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक तो दर्जा भी नहीं है, ये तो स्टैट्यूटरी विधिक दर्जा है। अच्छा लगेगा अगर बुलाएं? बताइए आप अंजना जी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 बार सुनवाई हुई है और एक बार भी इस पे रोक नहीं लगाई। अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए, अखिलेश जी को जवाब देने दीजिए। अखिलेश जी बोलो, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई। अखिलेश जी, मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग को हर तरह के अपशब्द, हर तरह की धमकियां आपकी पार्टी के नेता ने दी, राहुल जी ने सीधा सीधा दी कि सोच समझ के करना चाहिए और वोट चोरी का, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। वो कह रहे हैं हलफनामा, जब अखिलेश जी हलफनामा दे सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं दे सकते हैं? रंजना, थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत विस्तृत तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, इस देश में सारे संस्थानों, संवैधानिक संस्थाओं पे आदरणीय मोदी जी का कब्जा तो हो ही चुका है। कोई निष्पक्ष नहीं रहे, इस पे बहस में हमें जाने की भी आवश्यकता नहीं है। एक मताधिकार का अधिकार की स्वतंत्रता इस देश के समस्त नागरिकों को है, उसको भी छीनने का ये प्रयास कर रही है मोदी सरकार। अब आप देखिए कैसे ये कर रहे हैं, इनकी नीयत देखिए। पहले इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को बाहर किया।
फिर इन्होंने कानून बदले कि किसी भी चुनाव आयुक्त पे भविष्य में कभी भी कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है। फिर इन्होंने दिसंबर 24 में कानून बदले कि सीसीटीवी फुटेज और वेब कास्टिंग का जो है वो देना वर्जित है, अब हम नहीं देंगे, उसको परिवर्तित कर दिया। फिर मई 25 में कानून बदल के कह दिया कि जो रिकॉर्ड 1 साल रखे जाते थे वो मात्र 45 दिन रखे जाएंगे। फिर इन्होंने एक और संशोधन किया कि जो रीडेबल फॉर्मेट में, जैसा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, आसानी से पढ़ने योग्य फॉर्मेट में भी नहीं प्रदान किया जाएगा। ये नीयत क्या बताती है? चौथी बात मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई महीने में ही चुनाव आयोग को सलाह दी थी कि आप 11 जो पत्र प्रूफ ले रहे हैं उसमें आधार, राशन कार्ड और पैन, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए। नहीं माना। और तो और जब अभी दोबारा पेशी हुई इस पिछले दिनों, तो बहुत अफिडेविट में कहा कि 65 लाख जो नाम कटे हैं, न मैं कारण बताऊंगा न मैं नाम बताऊंगा। ये चुनाव आयोग का रुख है। सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को चुनाव आयोग समझने लगा। फिर चुनाव आयोग को एक अंतरिम आदेश जारी करना पड़ा 5 बिंदुओं में कि आप ये 65 लाख जिसको काटे हो उसको बताओगे भी, सार्वजनिक भी करोगे, इसका प्रचार भी करोगे और आधार को भी मानोगे। और भी 3 आदेश हैं। तो दूसरी बात आप देखिए अंजना जी, जनवरी महीने में वोटर लिस्ट जारी हुई। उस वोटर लिस्ट में जो अभी एसआईआर की इन्होंने ड्राफ्ट कॉपी जारी की, उसमें 22 लाख लोगों को मृत्यु बता दिया। 5 महीने में 22 लाख एडल्ट मर गए। क्या इनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र विभाग से हुआ है? ये 65 ये जो 65 लाख काटे, ये कौन है? बताना पड़ा कि नहीं पड़ा? गौरव जी, काउंटर क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी जब नहीं रखेंगे। 65 लाख में जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दे, रुकिए सर एक सेकंड, 22 लाख लोग मृत बताए हैं, 36 लाख लोग विस्थापित या पते पर नहीं मिले हैं, 1 से ज्यादा जगहों के वोटर 7 लाख हैं और उस वजह से ये 65 लाख लोग हटाए गए हैं। लेकिन जो बातें कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से बीते दिन गौरव भाटिया जी, उस पर एक चर्चा छोटी सी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम इसलिए वीडियो नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये निजता का हनन होगा। क्या हम बेटियों का, जो महिलाएं हैं, उनका हम इस तरह से वीडियो जारी कर दें? इसमें क्या मतलब है? मतलब फिर ये वीडियो फुटेज हम रख किस लिए रहे हैं? वीडियो फुटेज क्यों रख रहे हैं फिर हम? मैं आपको बताता हूं जल्दी। अंजना जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है जरूर दूंगा। उससे पहले देखिए, इनकी झूठ और कैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ये पकड़ना आवश्यक है और दर्शकों को पता चलना चाहिए। पहला खंडन मैं कर रहा हूं। इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है उसको बदल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। अनूप बरनवाल का केस है 2023 का, और उसमें पैरा नंबर 315 क्या कहता है, सारे दर्शक सुने। वी मेक इट क्लियर दैट दिस विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब जब तक संसद कानून नहीं लाती तब तक ये कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। उसके बाद कानून आया और नई कमेटी का गठन हो गया, और यही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। लेकिन ना पढ़ेंगे, ना संविधान को समझेंगे, ना सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करेंगे। जैसे राहुल गांधी वैसे ही उनके नेता, पैरा नंबर 315। दूसरा, इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देते हैं। 2018 का केस है, हमने प्रेस वार्ता भी करी, और कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो सर्वोच्च न्यायालय गए तो सर्वोच्च न्यायालय में बहस हुई और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये आया कि आपको ये तो सुनिश्चित करना है कि इलेक्टोरल रोल पूरा मिले, लेकिन रीडेबल फॉर्मेट में होगा ये कानून नहीं कहता है। और ये याचिका को रद्द किया और निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करी जिस तरह से वो चुनाव कराता है। अब जो तीसरी बात आप कह रही हैं, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, और अंजना जी आप कह रही हैं कि हम देंगे नहीं इलेक्टोरल रोल वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन इसको रखेंगे। तो देश का कानून क्या है, हमें यह समझने की आवश्यकता है। देश का कानून ये कहता है 45 दिन तक सीसीटीवी जो है वो स्टोर्ड रहता है। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्शन पिटीशन डालने का एक समय निर्धारित है।
आप अगर निर्धारित समय में इलेक्शन पिटीशन डालते हैं, 45 दिन के आगे भी न्यायालय चाहे तो, चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जब तक इलेक्शन पिटीशन चलेगी सुनवाई, तब तक सुरक्षित रहेगा सीसीटीवी। जल्दी से अपनी बात को एक लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद से अखिलेश जी के पास में जाऊंगी। गौरव जी, मैं वो पूरी कर ले सर अपनी बात, उनको बीच में हमने टोक दिया था। जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल ये है कि आप विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह भी तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, इन द नेचर ऑफ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, यानी चुनाव स्वतंत्र और फेयर हो। इसके लिए आपको जांच, जो भी अगर कोई कहता है विपक्ष, उसको करने में दिक्कत क्या है? नहीं अंजना जी, मैं नहीं समझता जो आपने अभी कहा वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं कहा है। वो सारे आदेश मेरे हाथ में हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो भी तय करेगा हम लोग उसका पालन भी करेंगे और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, विध्वंसक राहुल गांधी हैं ये हम कहते हैं, और क्यों हैं बताता हूं। ये जरूर सवाल पूछेगा, महाराष्ट्र को लेके मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, 70 लाख वोटर बढ़ाए गए ये कहा है 3 फरवरी 2025 को लोकसभा के पटल पे। 1 करोड़ बढ़ाए गए कहा है 9 जुलाई 2025 बिहार में। 39 लाख बढ़ाए गए ये कहा है 7 फरवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़े थे दिसंबर 2024 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निमंत्रण दिया राहुल गांधी को कि आप हमें मिलिए, सारे प्रमाण दीजिए। राहुल गांधी वहां नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, ये सवाल तो बनता है ना अंजना जी, पता नहीं कोई भी एंकर ये सवाल नहीं पूछता। मुझे यकीन है अंजना ओम कश्यप ये सवाल जरूर पूछेंगी। ये 3 जो मैंने आंकड़े दिए, राहुल गांधी पहले ये बताएं कौन सा आंकड़ा ठीक है। मेरे पास और भी सवाल है, लेकिन सबसे पहले ये तय होना चाहिए ये 70 लाख वाला ठीक है जो संसद के पटल में कहा, 1 करोड़ बिहार में कहा और 39 लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तारीख के साथ बताया है, कौन सा आंकड़ा ठीक है पूछिए। अखिलेश जी बताइए। अंजना जी देखिए, मैं बिहार से शुरू करता हूं। देखिए, जनवरी में वोटर लिस्ट जारी हुई 2025 जनवरी में, जून में एसआईआर लेके आए। अभी इस पे भी आऊंगा, बेफिक्र रहिए। 1 सेकंड बीच में मैं नहीं बोलता, आपका सबका जवाब दूंगा, समय दें। अरे हवा तो क्या आवश्यकता पड़ी मुझे पता है 5 महीने में एसआईआर लागू करने की? अरे प्लीज मेरे भाई, अभी पता लग जाएगा कि क्या हवा है। तो एसआईआर की क्या जरूरत पड़ी? फिर भी किसी ने ये नहीं कहा कि एसआईआर मत लागू करिए आप। 5-6 महीने। देखिए अंजना जी, मैं इस तरह से बहस नहीं करता। जल्दी से बोलिए सर, आवाज नीचे कर दीजिए। बता रही है, जल्दी से बोलिए सर, 3 लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है उनके पास, जल्दी बोलिए। देखिए तो जो, हाँ, तो मुझे जितना गौरव भाटिया दिया उतना समय मुझे, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एसआईआर तो और किसी ने रोका नहीं, बस ये कहा गया कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम करिए। मैंने आपको 2 उदाहरण दिखाए कि किस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा मैं ये नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। तीसरी बात, अभी जो है, अभी आप आज ही मैं देख रहा हूं यार, पीसीआर आपकी भी बात नहीं मान रहा है, गौरव भाटिया का आवाज नहीं नीचे कर रहा है। अभी आप ही के एक सीनियर रिपोर्टर मौसमी सिंह ने रिपोर्ट बनाई, दिखाई कि किस प्रकार से बिहार में चुनाव, लोगों के नाम गरीबों के कटे हैं। चुनाव आयोग उन पर एफआईआर तो नहीं लिखाया और जर्नलिस्टों पर लिखा चुका है, लेकिन उनका खंडन कार्य जारी कर रहा है। वो जमीन पर रिपोर्ट दे रही हैं। और जो आपके चैनलों पे अक्सर आते हैं, बताते हैं, एक संजय कुमार जी चुनाव की समीक्षा करते हैं, बताते हैं, वो बता रहे हैं जो राहुल गांधी ने बताया था उसी क्रम में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 विधानसभाओं में सिर्फ 4 महीने में नासिक वेस्ट और हिंगना में 1,55,000 और 1,35,000 वोटर बढ़ गए। हम लोगों ने तो कहा कि 70 लाख, तो चुनाव आयोग ने बताया ना कि 2 घंटे बाद इतने वोट और पड़ गए। हम लोग कहा ठीक है पड़ गए, तो 70 लाख वोट 2 घंटे में पड़ गए। कैसे पड़ गए इतना वोट? तो वो कह रहे हैं ना अखिलेश जी, इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि एसआईआर करने दीजिए। आप लोग तो अच्छा केस बना रहे हैं एसआईआर का। एसआईआर होना चाहिए पूरे देश में भाई, एसआईआर करने दीजिए ना, फिर एसआईआर में भी लड़ने लगते हैं। अब आप जी आप इतना जानकार कोई और नहीं न है अंजना जी। नहीं, अखिलेश प्रताप सिंह जी काम कर रहा है, अखिलेश प्रताप सिंह कर रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, ये एसआईआर क्यों करने की जरूरत है? अखिलेश प्रताप सिंह, एक बात ध्यान से सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको बहस करनी है तो सवालों का जवाब देने की हिम्मत लेके आया कीजिए।
ये गीदड़ भभकी मत दिया कीजिए मुझे कि आपको, और पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। आवाज नीचे रखिए इनकी, आवाज नीचे रखिए इनकी। ज्यादा तारीफ मत कीजिए आप। मुझे आपसे तारीफ की जरूरत नहीं है, ना किसी और प्रवक्ता से तारीफ की जरूरत है। जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल वाजिब है कि इससे तो एसआईआर पर और भी फोकस जाता है कि एसआईआर होना चाहिए, उस पर जवाब नहीं देना है। आपकी ज्ञान ज्यादा है आपका, ये सब मत करने आइए। ये सब बहस करनी है तो जाके अपने ड्राइंग रूम में कीजिए, किसी को सामने बिठाकर। आगे बढ़िए, दिखाइए अन्य मेहमानों को। मत दीजिए आप, आपसे जवाब की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मोहम्मद अमीन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, देखिए एक सवाल बहुत सिंपल है। वो सवाल ये है कि चुनाव आयोग का जो रुख है, वो तो कहते हैं कि सारी पार्टियां यहीं पर जन्म लेती हैं चुनाव आयोग में, लेकिन एकदम कॉम्बैटिव मोड है विपक्ष के साथ, सिंह भिड़ाने वाला मोड है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामे, और वो हलफनामों की तस्वीर उन्होंने डाली है। क्या किया चुनाव आयोग ने? आप चुनाव आयोग को रोज डिफेंड करते हैं और आप कहते हैं, हम भी ये मानते हैं, पूरा देश ये मानता है कि चुनाव आयोग बहुत बड़ा काम करता है इतने बड़े डेमोक्रेसी में, लेकिन 18,000 हलफनामे अगर विपक्ष का एक नेता देता है, क्या किया चुनाव आयोग ने? और राहुल गांधी से अब हलफनामा मांग रहे हैं। नहीं, जहां तक सवाल है राहुल गांधी से हलफनामा मांगने का, इलेक्शन कमीशन सक्षम है अपने आप में, सुओ मोटो एक्शन उनके खिलाफ ले सकता है। Exactly. और उसका जो जवाब आएगा उसमें चाहे हमारे देश का कितना ही बड़ा उच्च अधिकारी हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। और अगर कोई लीडर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो झूठे तथ्य दिए हैं, तो उनके खिलाफ अंतर्गत जो संविधान कहता है उसके तहत कार्रवाई होगी। अब जहाँ तक सवाल आपने इस बात का कहा कि मैं भूल गया बीच में, क्या कहा था आपने? अखिलेश यादव ने 18,000 हलफनामे दिए, लेकिन उनका दावा है कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा, क्या आप ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो कि सीसी हैं, उनका हलफनामे पर अल्टीमेटम देना राहुल गांधी को 7 दिन का गलत है? और इस अल्टीमेटम का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, जहाँ तक सवाल है अखिलेश जी का, कि अखिलेश जी ने जो है 15,000 कहे हैं कि हमने हलफनामे दिए हैं, तो उन्होंने कोई रिसीट भी लिया होगा। हमारे यहाँ से रिसीव एक पेपर का होता है, और उसका उन्होंने कोई रिमाइंडर भी दिया होगा, उनके पास होगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि इस वक्त क्या उन्होंने दिया, रिसीव हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि ये बात पहली बार हमारे सामने आ रही है, तो ये अगर लिया गया होगा पेपर तो रिसीव दी गई होगी, और रसीद दी गई है तो उसका जवाब भी ज़रूर इनको मिला होगा, लिखित रूप में मिला होगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता इलेक्शन कमीशन से कि कोई पेपर इलेक्शन कमीशन को लिखित दिया जाए और हलफनामा के तौर पे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन उसका जवाब न दे। बिल्कुल दिया गया होगा, मैं 100% नवल किशोर जी, नवल किशोर के आक्षेप 7 दिन वाला अल्टीमेटम क्या है सर, ये समझाइएगा अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब। 7 दिन वाला अल्टीमेटम क्या है? हाँ, नहीं, 7 दिन का अल्टीमेटम तो उन्होंने एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा है, उनकी अपना कमीशन की अपने डिसीजन होगा। लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि संवैधानिक रूप से पूरा स्वतंत्र है इलेक्शन कमीशन किसी भी चीज में सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए। और अगर कोई जवाब नहीं देता, तो अगर कोई जवाब देगा तो उसमें क्या जवाब में हमारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उन पे एक्शन होगा, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो। जैसा कि अभी आपने बंगाल में देखा है कि 4 जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे। लेकिन अब उल्टा आप देखिए, बंगाल से चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रही हैं और चीफ सेक्रेटरी प्रोटेक्ट कर रहा है, कह रहा है कि 2 अधिकारी सही हैं, शरीफ हैं। हम कहाँ से लाएंगे? पूरे देश में चुनाव होता है, हमारे अधिकारी हमारे पेरोल पे आ जाते हैं, जितने भी हैं हिंदुस्तान के, तब इलेक्शन हो पाता है। इस तरह से करना, और वो भी वोटर लिस्ट का ही मामला है, तो इस तरीके से सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बात सहयोग से ही बनेगी ना। अब ये अमीन साहब ठीक कह रहे हैं कि उनका अपना एम्प्लॉय तो होता नहीं है, जो बीएलओ होता है या फिर जो अलग अलग स्तर के अधिकारी होते हैं, ये चुनाव आयोग के अधिकारी तो होते नहीं है। जो पूरी चुनावी प्रक्रिया इस देश में है चुनाव आयोग की, वो तो आप समझते होंगे, आपकी पार्टी समझती होगी। ये लड़ाई झगड़े से तो इसका हल निकलेगा नहीं। चुनाव चोरी, चुनाव चोर, यही सब बोला जाए। अंजना जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो पूरे अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के होते हैं, लेकिन यह भी संविधान उनको ताकत देता है कि जिस समय चुनाव होता है वो सबसे शक्तिशाली संस्था चुनाव आयोग ही है। वो चाहे तो बिना कारण बताए किसी का ट्रांसफर कर सकता है, किसी पर एक्शन ले सकता है। उसमें कोई सरकार उस समय नहीं होता, उस समय चुनाव आयोग ही होता है। ये बिल्कुल संवैधानिक बात है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस समय सबसे ताकतवर संस्था चुनाव आयोग है। वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव के दौरान कोई एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ये कहे
कि 7 दिन में माफी मांगे, 7 दिन में हलफनामे दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। ये देश से माफी मांगने वाला जो बात कहाँ से आई? ये क्या मोदी जी से ट्यूशन नहीं करा है? इस तरह का अहंकारी बात कहना, उनको तो पहले माफी मांगना चाहिए कि जो आरजेडी ने सवाल उठाया, केस किया सुप्रीम कोर्ट में और उसके आधार पे 65 लाख वोटर का हिसाब मांग रहे थे, क्या आप बताइए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए तो 65 लाख वोटर का जो आपने नाम काटा है, क्यों काटा है और कहां कहां से काटा है? डिटेल देने से आपने मना किया, जब सुप्रीम कोर्ट कहा तब आपने दिया, इनफैक्ट समय से पहले दिया। तो पहले तो आपको माफी मांगना चाहिए कि 1 महीने का समय आपने क्यों बर्बाद किया। दूसरा, आपको इसलिए भी माफी मांगना चाहिए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट को 2-3 बार सलाह देना पड़ा और बाद में निर्देश देना पड़ा कि आधार कार्ड को मानिए। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कहाँ हमारी विपक्ष और कहाँ चुनाव आयोग? ये तो देखने योग्य है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि चुनाव आयोग वही बोल रहा है जो चुनाव आयोग वही बोल रहा है। राजीव जी जल्दी से करें, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की भाषा चुनाव आयोग क्यों बोल रहा है। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए नवल जी को, 10 सेकंड 10 सेकंड खाली एक लाइन नवल जी, टाइम कम बचा है। हाँ एकदम समय बचा है, लास्ट में आया है तो थोड़ा सा समय दे ही दीजिए। देखिए चुनाव आयोग जो बोल रहा है उसका सुर में सुर भारतीय जनता पार्टी मिला रही है। पहले तो चुनाव आयोग बोल ही नहीं रहा था, बाद में आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, इनकी सारी बातों का जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। हम जो भी बात कह रहे हैं शुरुआती दौर से, राजीव जी का केस हो, अब राजीव जी को बोलने दीजिए। राजीव जी, ये वोटर यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी जी और राहुल जी वहां पर, आपको नहीं लग रहा ये बड़ा चैलेंज है, भ्रम वोटर्स के मन में बैठ गया, ये इसका तो सही निवारण होना जरूरी है ना? देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये बार बार आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम इसलिए काटे गए कि आप नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं। वोटर्स काटे इसलिए गए कि उनकी वो अगर होते तो आप चुनाव नहीं जीत पाते। ये मजेदार है कि हम लोगों ने 75% के स्ट्राइक रेट से पार्लियामेंट की 40 में 30 सीटें जीती और 100% का स्ट्राइक रेट है हमारा विधानसभा के उपचुनाव, जो सबसे ताजा चुनाव नतीजे हैं। और जनादेश अगर पैमाना है तो हम 2024 के 2 जो बड़े नतीजे हैं उनके आधार पर ये कह सकते हैं, और जो जमीनी परिस्थितियां बिहार की। आज माफी के साथ आखिरी में, आप ना राजीव जी ठीक से बोल पाए ना नवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि बहुत सारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय भी आ जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। हालांकि आपको बता दें 22 नवंबर तक विधानसभा ये वाला है, तो उससे पहले चुनाव होने हैं। 20 से 28 अक्टूबर तक इधर दिवाली छठ पूजा है, तो 1 से 10 नवंबर के बीच माना जा रहा है 2 या 3 चरणों में चुनाव बिहार के हो सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।